हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। मेरा नाम शैली गुरवानी, आपकी केमिस्ट्री टीचर, और चैप्टर हमारा चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंध। ठीक है, तो रासायनिक बंध की फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था रासायनिक बंध, केमिकल बॉन्ड बनाने की जरूरत ही क्या है। मैंने आपको कहा था कि कोई भी काम करते हैं तो जरूरत क्या है, वजह के बिना कुछ नहीं होता। तो हमने कहा था कि भाई जरूरत तो है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना, अक्रिय गैस विन्यास अचीव करना। क्यों अचीव करना? तो हम कहेंगे मोस्ट स्टेबल। हर कोई चाहता है मैं स्टेबिलिटी अचीव करूं। स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वैलेंस शेल में, बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने पड़ेंगे। अब चाहे उन 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने के लिए आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कीजिए, चाहे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कीजिए, चाहे डोनेशन लीजिए, डोनेशन दीजिए और डोनेशन कीजिए, है ना। आप किसी को डोनेट करो या कोई डोनेट कर रहा है तो एक्सेप्ट कर लो। कुल मिला के हमें क्या करना है? बाह्यतम कोश में वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने। अगर आप साझा करते हैं, शेयरिंग करते हैं तो सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं तो आयनिक बंध का निर्माण होता है। अगर इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं तो उप सहसंयोजक बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, जिसे हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। तो ले दे के बात तो इतनी सी थी कि हाँ भाई हमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने। ठीक है, तो उसके बाद हमने लुईस कौशल का रूल पढ़ा था। लुईस कौशल क्या कह रहा है कि भाई जिसके पास ऑक्टेट कंप्लीट है, ऐसे एलिमेंट, ऐसे तत्व, परमाणु जिनमें वैलेंस शेल में, बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, वो आपका स्टेबल है। अदरवाइज कोई भी चीज स्टेबल नहीं है। अगर आप हाइड्रोजन लिथियम की बात करेंगे तो यहाँ हम डुप्लेट की बात करेंगे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन करने, क्योंकि इनको हीलियम के बराबर जाना है ना। तो हम कहेंगे ओके हाइड्रोजन लिथियम में डुप्लेट, बाकी सबके लिए हम ऑक्टेट की बात करेंगे। ठीक है, फिर हमने कहा था कि नहीं ऐसा नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की इच्छा सबकी है, लेकिन प्रकृति में कुछ ऐसे कंपाउंड्स नोन है, ऐसे यौगिक ज्ञात है जिनमें इलेक्ट्रॉन 8 से कम होते हैं, है ना। उन्हें कहते हैं अष्टक न्यून यौगिक, अष्टक ऑक्टेट डेफिशिएंट कंपाउंड। इनमें केंद्रीय परमाणु में, सेंट्रल एटम में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। पढ़ा था पिछली क्लास, याद करो। BF3 था, AlCl3 था, BeF2 था, BeCl2 था, AlCl3 है, गैलियम ट्राइमिथाइल, GaCS3 था, GaCl3 था, इस तरह से। ठीक है, तो हमने कहेंगे हाँ भाई 8 से कम वाले भी स्टेबल है, इनको अष्टक न्यून यौगिक कहते हैं। अब इनमें 8 तो नहीं है तो इनकी इच्छा तो होती है भी 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, बट कोई बात नहीं, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं, इलेक्ट्रॉन को स्नेह करने वाले, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। ठीक है, फिर लुईस बीच में आ गया था कि अच्छा आपको इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए तो ऐसा कोई भी एटम, कंपाउंड, एलिमेंट जिसको इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना है, जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है, तो लुईस कहता है मेरे हिसाब से वो एसिड है। तो हम सारे ऑक्टेट डेफिशिएंट कंपाउंड को लुईस एसिड में कंसीडर करते हैं, सब के सब लुईस अम्ल है। ठीक है, बात बन गई थी। उसके बाद में हमने कहा था कि भाई 8 से कम छोड़ो, 8 से ज्यादा वाला भी स्टेबल। तो ऐसे यौगिक जिनमें केंद्रीय परमाणु के पास 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हैं, उनको हमने कहा था अष्टक का प्रसार करने वाले यौगिक, ऑक्टेट एक्सपेंडिंग कंपाउंड। याद करो, मैंने आपको उदाहरण बताया था PCl5। PCl5 में सेंट्रल एटम P है और वो 5 बॉन्ड बना रहा है। तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, 5 बॉन्ड में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 से ज्यादा है। तो PCl5 सेंट्रल एटम के पास 10 इलेक्ट्रॉन, SF6 सेंट्रल एटम के पास 12 इलेक्ट्रॉन, IF7 आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड, I 7 बॉन्ड बना रहा है, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, मोर देन 8। तो हमने कहा कि हाँ ऐसे बहुत सारे थे। फिर हमने कहा कि देखो इनर्ट गैस बनना है, इनर्ट गैस तो बेचारी खुद भी काम कर रही। मैंने आपको कहा था कि अंबानी तो सबको बनना है, पर अंबानी तो खुद भी काम कर रही। तो ज़ीनॉन हमने कहा था देखो उसी का एग्जाम्पल है। Xc कंपाउंड बना रहा था, XcF2 बना, XcF4 बना, XcF6 बना, XcOF2 बना, XcOF4 बना, XcO3 बना। तो ये ज़ीनॉन के कंपाउंड्स नोन है। अब हम ऐसा मानते हैं कि ज़ीनॉन बनाता है और नहीं बनाते, और नहीं बनाते मतलब हमारी रिसर्च इतनी है, अभी हमने खोजा नहीं है, क्या पता 5-10 साल में खोज हो जाए कि नहीं क्रिप्टन भी बना रहा है ना। पॉसिबल है, क्रिप्टन का तो एक आध कंपाउंड नोन भी है ना। तो हम कहेंगे हाँ हो सकता है, हमारी खोज फिलहाल ये कह रही है कि ज़ीनॉन तो इनर्ट गैस है पर ये कंपाउंड बनाता है। ओके, तो ऑक्टेट डेफिशिएंट हो गए, अष्टक न्यून यौगिक, ऑक्टेट एक्सपेंडिंग हो गए, अष्टक का प्रसार करने वाले यौगिक। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि भाई अगर आपका कंपाउंड बन गया 8-8 के हिसाब से, अगर आपने कंपाउंड बन गया तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, असहभाजित इलेक्ट्रॉन जिन्होंने साझा नहीं किया, जो बचे हैं, तो रिमेनिंग शुड ऑलवेज बी इन इवन नंबर। जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है वो सम संख्या में होने चाहिए, ऐसा अष्टक के नियम का मानना है। लेकिन हमने कहा था नहीं, NO
है ना, या NO में N तो डबल बॉन्ड O बना रहा है, तो नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है ना, तो 1:2 2 तो अंदर गए, बाहर कितने बचे 5, 5 में से बॉन्ड कितने बना रहा है 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में काम आ गए। पीछे कितने बचे 3, तो मैं कहूंगी एक अनपेयर रह गया ना, विषम 3 हो गए ना, है ना, 3 इलेक्ट्रॉन है, ऑड है, पेयर तो एक एक्स्ट्रा, तो इन्हें हम बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीशीज। NO था, NO2 था, ClO था, ClO2 था, है ना, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन बच ही जाते हैं। ठीक है, तो ये भी ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शन। जो लास्ट टॉपिक हमने छोड़ा था वो मैंने आपको कहा था नेक्स्ट टर्न पे पढ़ाऊंगी, है ना, तो वो टॉपिक कंप्लीट करके आज का हमारा टॉपिक डिस्कस करेंगे हम आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक कंपाउंड, इनकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो देखो हमने पढ़ा था कि क्या बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कैटायन, संक्रमण तत्वों के धन आयन जो है, संक्रमण तत्वों के धन आयन, कैटायन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये भी अष्टक नियम के अपवाद है ना, संक्रमण तत्वों के धन आयन ये भी क्या है, तो हम कहेंगे एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट लॉ, अष्टक के नियम के अपवाद। और ये अपवाद क्यों है, अष्टक के नियम के अपवाद है, ये अपवाद क्यों है, तो हम कहेंगे इनमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, इनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8 से ज्यादा होती है। ठीक है, अब कैसे, तो देखो मान लो हम एग्जांपल लेते हैं Fe+2, तो देखो पहले Fe बना लो, फिर Fe+2 बना लेंगे और फिर Fe+3। ठीक है, अब बच्चे Fe का परमाणु क्रमांक 26 है, एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन कितना है 26 है ना। देखो आपको एक सीरीज याद कराई थी, SCTV कार में, फेकोनी कुंजी, SC स्कैंडियम, T टाइटेनियम, V वेनेडियम, कार क्रोमियम में Mn 25 हो गया। फेकोनी आयरन कोबाल्ट निकल, तो आयरन इज 26। अब 26 में देखो या तो तुम ऐसे लिखो 1:2 2:2 2p6, 10 हो गए क्या बोलो, 1:2 2:2 2p6 10 फिल हो गए, 3:2 3p6 18 हो गए, है ना। अब तुम्हें पता है पहले 4s भरता है फिर 3d भरता है, ठीक है, और नहीं पता तो एटॉमिक स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑफ बॉ प्रिंसिपल पे जाओ, वहाँ क्लियर हो जाएगा। पहले 4s भरता है फिर 3d भरता है, ठीक। तो हम कहेंगे 1:2 2:2 2p6 3:2 3p6 और 4:2 20 3d6। लेकिन मैंने तो कहा था संक्रमण तत्वों की धन आयन, मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं इसकी बात कर रही हूँ। तो आप कहोगे अच्छा +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो बच्चे अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ तो ये तो यूं का यूं है 1:2 2:2 2p6 3:2 3p6। जब इलेक्ट्रॉन निकालने की बारी आएगी तो आपको ये नहीं करना है कि इलेक्ट्रॉन आप 3d से निकाल दो, 4s बाहर है 3d अंदर है ना। तो इलेक्ट्रॉन निकालते टाइम वो हमेशा वैलेंस शेल बाह्यतम कोश से निकलेगा। इलेक्ट्रॉन निकालने की बात करोगे तो 4s से निकालो, तो हम कहेंगे अच्छा 4s से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो हमारे पास आया 3d6, ठीक है। तो बच्चे ध्यान से देखो बाह्यतम कोश ये है n बराबर 3, 3s2 3p6 3d6 ये पूरा बाह्यतम कोश है। 2 + 6 + 6 तो 2 और 6 8, 8 और 6 14, तो हम कहेंगे यहाँ 14 इलेक्ट्रॉन है 14 इलेक्ट्रॉन से, तो 8 से ज़्यादा है। हमने पहले ही कहा था ना एक्सेप्शन है ऑक्टेट लॉ का। क्यों एक्सेप्शन है, क्योंकि 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेके बैठे हो भाई, ठीक है ना। फिर Fe+3 तो अब तो हम कहेंगे देखो 1:2 2:2 2p6 3:2 3p6 यहाँ तक तो छेड़ नहीं है ना। उसके बाद देखो 3d6 2 यहाँ से निकाल दी, 1 यहाँ से कम कर दो, Fe+3 Fe ने 3 इलेक्ट्रॉन खोए हैं तो 2 यहाँ से 1 यहाँ से, तो 3d5। अब ध्यान से देखो बेटा n बराबर 3 है ना, बाह्यतम कोश 3 है, समझ में आ रहा है। ये बाह्यतम कोश, ये पहला अंदर वाला कोश है 1s, ये बाहर वाला है 2s और ये सबसे बाहर वाला है 3s, तो वैलेंस शेल ये है बाह्यतम कोश 3। यहाँ इलेक्ट्रॉन गिनो तो देखो s में कितने हैं 2, p में कितने हैं 6, d में कितने हैं 5, तो 8 और 5 30, तो यहाँ 13 इलेक्ट्रॉन है, तो भी 8 से ज़्यादा है। तो ये अष्टक नियम का क्या है, अपवाद है। क्लियर है इतनी बात। फिर मैंने आपको कहा था कैसे आप जिंक ले सकते हो, ठीक है। तो मुझे जिंक +2 चाहिए है ना, तो पहले जिंक ले लो फिर जिंक +2। अपवाद ये है, ठीक है, मेरी बात समझे तुम। अष्टक नियम का अपवाद संक्रमण तत्व की धन आयन है,
तो मुझे जिंक से कोई मतलब नहीं है, मुझे जिंक +2 से मतलब है। सिमिलरली ये तो मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप ये बना पाए, है ना। अपवाद ये दोनों हैं, ठीक है। यूँ नहीं आप एफ ही लिखे होगा, आपको लगे नोट्स हो तो एफ ही था। एफ ही मैंने बताया है ताकि आप यहाँ पहुँच पाओ, यहाँ पहुँच पाओ। एफ ही अपवाद नहीं है, एफ ही +2 अपवाद है, एफ ही +3 अपवाद है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब मैं अगर जिंक +2 में जाऊँ तो तुम कहोगे पहले जिंक +2 का जिंक का कॉन्फ़िगरेशन बता दो। तो देखो अभी मैंने तुम्हें क्या सिखाया, SC कार में फेकोनी कुंजी, SC स्कैंडियम, TV टाइटेनियम वेनेडियम, कार क्रोमियम, में Mn फेकोनी आयरन कोबाल्ट निकल, कुंजी कॉपर और जिंक। तो बच्चे जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है, ठीक है। और मैं आपको कहूँ कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तब तो मैं क्लियर है कि 1:2 2:2 2p6 10 तो निपटाओ। 1:2 2:2 2p6 10 तो गया, फिर 3:2 3p6 18 गया। आप चाहे तो इसको आर्गन भी लिख सकते थे, इनर्ट गैस तो यही बन गया, ठीक है। और 4:2 20 निपट गए, और 3d10 तो ये 30 हो गया। लेकिन मैं तो जिंक +2 की बात कर रही हूँ, तो 4s2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। अब पता है तुम्हें क्यों निकालने, तो देखो 1:2 2s2 2p6, आफ्टर दैट 3s2 3p6 3d10। तो पहली बात, इसके वायतम कोश में आपको नजर आ गए 18 इलेक्ट्रॉन, गिनो 2 + 6 + 10, 2 + 6 8 और 10 18। तो मैं कहूँगी इसके वायतम कोश में तो 18 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक का नियम तो आपको साफ बोला था 8 होने चाहिए थे। फिलहाल आप बात कर रहे हो नहीं, 8 नहीं है, कितने हैं 18 है। तो बच्चे 18 है मतलब, तो मतलब अष्टक नियम का अपवाद है, ठीक है। वायतम कोश में 18 इलेक्ट्रॉन मतलब, तो मैं कहूँगी मतलब अष्टक के नियम का अपवाद है। इतनी बात क्लियर। अब अपवाद तो है, 18 वाले इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, छद्म अक्रिय गैस विन्यास, छद्म अक्रिय गैस विन्यास, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ऐसे धनायन जिनके वायतम कोश में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम ये बोलते हैं, क्लियर है ना। छद्म झूठा, जो रियलिस्टिक नहीं है, फॉल्स है ना। तो अक्रिय गैस 8 होते हैं, आप 18 पे चल रहे हो इसलिए। तो ऐसा एग्जाम्पल तो कॉपर भी हो सकता था, तो अब कॉपर +1 हो सकता है, सॉरी। तो पहले कॉपर परमाणु क्रमांक 29, तो देखो 1:2 2:2 2p6 बोलो 10 हो गए, 3:2 3p6 18 हो गए, है ना। अब कॉपर अपवाद था 4s1 3d10, लेकिन मुझे तो कॉपर +1 चाहिए था, है ना। तो हम कहेंगे ओके कॉपर +1 चाहिए, तो 1:2 2:2 2p6 एक इलेक्ट्रॉन कम करना है ना, 3:2 3p6 कम करने की बारी आएगी तो 4s से। बात समझ में आ रही बेटा, 4s बाहर है 3d अंदर है, तो अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो बाहर वाले कोश से इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा। तो 4s से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 3d से नहीं, तो हम कहेंगे 3d10। तो ये क्या हुआ, तो ये वापस इसके वायतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 18 हो गए, है ना। और 18 वाले को हम स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, छद्म अक्रिय गैस विन्यास, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो ये छद्म अक्रिय गैस विन्यास है भाई, इसको तो मना कर ही नहीं सकते, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो हम कहेंगे चलो भाई ये तो हो गया हमारे अष्टक नियम के अपवाद। 4 एक्सेप्शन थे। अगर एग्जाम में आए अष्टक नियम की सीमाएं बताओ, अपवाद बताओ, कंपटीशन में क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, निम्न में से छद्म अक्रिय गैस विन्यास है ना। तो आपको ये उदाहरण देने, ठीक है। तो अष्टक न्यून यौगिक, अष्टक का प्रसार करने वाले यौगिक, विषम इलेक्ट्रॉन युक्त स्पीशीज और छद्म अक्रिय गैस विन्यास, ये चारों के चारों क्या है अष्टक नियम के अपवाद। आज हम चलते हैं आयोनिक बॉन्ड की तरफ, है ना। आयनिक बॉन्ड क्या है, आयनिक यौगिक कैसे बनते हैं और इसका निर्माण कैसे होता है, ठीक है। अब आयनिक बॉन्ड पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं रासायनिक बंध। मैंने कहा था कि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। रासायनिक बंध क्या है, आकर्षण बल है जो किसी स्पीशीज के अंदर, किसी रासायनिक स्पीशीज के अंदर, किसी यौगिक के अंदर कह दो, है ना, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को, अवयवी कणों को बांध के रखता है। भाई अवयवी कण क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अगर परमाणुओं को बांध के रखेगा तो फिर वो सहसंयोजक बंध है, अणुओं को बांध के रखेगा तो वो वॉन्डरवॉल बंध है ना। अगर आयनों को बांध के रखेगा तो फिर वो आयनिक बंध है। जैसे टाइप्स हो गए ना, धातु परमाणुओं को बांधेगा तो वो धात्विक बंध है। तो हम कहेंगे ऐसे तो बहुत सारे बॉन्ड है।
तो हमारे पास दो ही तरह के बॉन्ड हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड। एनर्जी के बेसिस पे अगर मैं रासायनिक बंध को बांटूं तो बंध ऊर्जा के आधार पे मेरे पास दो ही तरह के बंध आएंगे, एक तो प्रबल बंध स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और एक आएगा दुर्बल बंध वीक बॉन्ड। ठीक है, तो भैया तो मजबूत है मतलब बंध ऊर्जा ज्यादा है, और दुर्बल है मतलब बंध ऊर्जा कम है। अब मजबूत में तो मजबूत बॉन्ड तो तीन होते हैं, चार होते सॉरी। पहला आयोनिक बॉन्ड, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड माना जाता है ना। दूसरा कोवलेंट बॉन्ड सहसंयोजक बंध, ये भी प्रबल बंध माना जाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं बच्चे, ये भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड माना जाता है। और चौथा मेटालिक बॉन्ड धात्विक बंध, ये भी आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। वीक बॉन्ड की बात करें तो हमारे पास है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, और वंडरवॉल बॉन्ड बोलो चाहे वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलो, तो हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वंडरवॉल बॉन्ड ये आपके दुर्बल बंध में आते हैं, है ना। इनकी ऊर्जा ज्यादा होती है, उनकी ऊर्जा कम होती है। उनकी ऊर्जा 10 से 50 के बीच में सेट होती है ना। इनकी ऊर्जा हमारी 100 200 250 तक होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हम बात करें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में, हमें पहले क्या डिस्कस करना है, हमें पहले डिस्कस करना है आयनिक बॉन्ड। एक एक करके हम सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आयनिक बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, तो बच्चे आयनिक बॉन्ड आपका बनता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, है ना। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, तो हम कहेंगे आयनिक बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से। अब इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से कैसे, ट्रांसफर से कैसे, तो हम कहेंगे भाई एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और दूसरा एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, है ना। तो अब जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो तो बनेगा धन आयन, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो बनेगा ऋण आयन। एक प्लस बनेगा एक माइनस बनेगा। मान लो ए प्लस है बी माइनस है, आकर्षण से तो बनेंगे प्लस माइनस है। तो इनके बीच में होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल। ये वर्ड बार बार काम में लेना है, प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल। क्या भाई, प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इससे ये आयंस क्या होंगे, बंध जाएंगे, पास पास आएंगे, तो मजबूत बॉन्ड माना जाता है ना। आप इसको कूलम्बिक फोर्स भी बोल सकते हैं। अगर आप क्लास 12th में पढ़ रहे तो आपको पता है कूलम फोर्स क्या होता है, K(Q1 Q2 अपॉन R²। और अगर आप 11th के स्टूडेंट हैं तो आप याद रखेंगे क्लास 12th में आ ही जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसको हम कूलम फोर्स से मानते हैं। भी दो अट्रैक्शन ऑपोजिट चार्ज, एक प्लस है एक माइनस है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके आवेश के समानुपाती, बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। या फिलहाल आप ध्यान रखेंगे कूलम्बिक फोर्स होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, ये हमने बोर्ड्स मॉडल में भी तो पढ़ा था, वही है ना। अब हम कहेंगे ओके चलो, तो आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से बनता है। एक जना इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, एक जना इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो बच्चे इलेक्ट्रॉन छोड़ने वाला तो मेटल होता है ना। जिसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा वो क्या होता है, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन छोड़ने वाला तो मेटल होता है। और जिसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया वो क्या होता है, नॉन मेटल होता है। तो मेटल मतलब इलेक्ट्रॉन लूज और नॉन मेटल मतलब इलेक्ट्रॉन गेन। और इन दोनों के बीच में आकर्षण की वजह से जो बंध बना है उस बंध को ही तो हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आयनिक बंध। बस इतनी सी बात है। तो आयनिक बंध क्या है, तो हम कहेंगे देखो धातु और अधातु के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से बना बॉन्ड। एक मेटल है वो इलेक्ट्रॉन छोड़ने वाला है, एक नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला है। तो धातु ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा प्लस बनेगा, अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा माइनस बनेगा, और उनके बीच में जो बंध बनेगा आयनिक बंध। फिर क्यों छोड़ रहा है, तो भाई धातु इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है ताकि उसका अष्टक पूर्ण हो जाए, अधातु इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है क्योंकि अष्टक पूर्ण हो जाए। कहानी तो सारी अष्टक के चारों तरफ घूमती, सबको अपना अपना ऑक्टेट पूरा करना है, इसके लिए जो भी जुगाड़ लगाना है लगाओ, बस आप अपना अष्टक पूरा कर लो। ठीक है, तो हम कहेंगे धातु और अधातु जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते इसलिए ताकि इनका ऑक्टेट पूरा हो जाए। ठीक है, अब भाई दोनों प्लस और माइनस क्या हो गए, विपरीत आवेशित हो गए, तो इनके बीच में क्या होगा, तो हमने पढ़ा प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल होगा या फिर कूलम्बिक बल होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई।
तो हम कहेंगे हाँ आयनिक बॉन्ड का डेफिनेशन तो सिंपल है। अब आयनिक बॉन्ड बनेगा कैसे, तो फिर वही बात आती है ना। देखो जब दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो एक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है और धनायन बनाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ऋणायन बनाता है। तो एक प्लस है एक माइनस है, दोनों के बीच में क्या होता है, प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है और इस वजह से जो बॉन्ड बन रहा है दैट इज आयोनिक बॉन्ड। इसमें क्या सोचना, बात तो सिंपल है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देके समझाओ। तो देखो NaCl का निर्माण, अब NaCl कैसे, तो देखो Na परमाणु क्रमांक है 11, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था है Na में क्या, आपने 9-10 में पढ़ा होगा ना, इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज करते हैं, अंदर 1s2, नाभिक के चारों तरफ तो एक ही क्या बोलते हैं शेल है 1s, फिर बाह्यतम कोश अगर आप 2 बोले, 1s के बाहर वाला बोले अगर 2 तो 2s और 2p, तो 2s 2p की कैपेसिटी 8 की, तो पहले 2 भर गए फिर 8 भर गए। तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या था 1s2, 2s2 2p6 3s1, तो 1s2 मतलब 2, 2s2 2p6 मतलब 8 और 3s1 मतलब 1, तो 2 8 1। तो आप सीधा सीधा लिखो कि भाई देखो सोडियम की बात कर रहे हो तो ये 2 8 1। अब अगर ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दे बच्चे, अगर सोडियम प्लस बनाना है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो 2 8 हो गए ना, तो अष्टक पूर्ण हो गया ना, तो मैं यहाँ 2 8 हो गए, अष्टक पूर्ण हो गया, टेंशन ही खत्म। ठीक है, अब Cl की बात करूँ, इसको क्यों Cl माइनस बनने की इतनी जल्दी है, तो कहेंगे देखो भाई इसका परमाणु क्रमांक 17 है, 17 पे जाओ, 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6 10, 3s2 3p5 17, तो 1s2 मतलब 2, तो मैं कह रही हूँ पहले तो 2 है, 2s2 2p6 तो पहले घर में 2 आता है दूसरे घर में 8 आते हैं, शेल की बात करें तो हम कहेंगे 8, फिर 3s 3p, आपको पता 3d भरेगा नहीं जब तो 4s नहीं जाता है ना, तो हम कहेंगे वैसे हमारे पास तो है भी नहीं, 3s2 3p5 यानी कि आपके पास है 7। तो ये सोच रहा है यार अब 7 का क्या करूँ, एक मिल जाए तो काम हो जाए, और ये सोच रहा है एक एक्स्ट्रा ही है, जान दो उसको निकालो, तो अपन के 10 तक पूरा है ना, बाह्यतम कोश में 8 लाने, एक एक्स्ट्रा है तो निकाल देते और तो क्या ही करेंगे, तो वहाँ डाल देते, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, तो ये 2 8 8, तो इन दोनों में फ्रेंडशिप हो गई ना। ना सोडियम क्या कहेगा, चलो मेरी तो मुसीबत निकली, मैंने तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा, पर छोड़ूं कैसे, किसी को एक्सेप्ट भी तो कराना पड़ेगा है ना। तो Cl क्या कहेगा, मेरे तो फायदा हो गया, इससे इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो एक आकर्षण से तो बंधा ही रहता है ऐसे है ना। जैसे मतलब कबाड़ी वाला नहीं होता है, आपके घर में सामान है ना, आपको लगता है ये एक्स्ट्रा है, कचरा है, ये मेरे को नहीं चाहिए, यूज़ नहीं आ रहा है, इसको निकाल है ना। कबाड़ी वाला से अगर मुझे मिल जाए तो मैं इससे कुछ पैसे बना लूँगा, उसके लिए कबाड़ नहीं, जो तुम्हारे लिए कबाड़ है उसके लिए कबाड़ नहीं है ना, उसके लिए तो उसका बिजनेस है। तो हम कहते हैं हाँ मेरा तो ये स्क्रैप है, वेस्ट मटेरियल है, इसको निकालो। वो क्या सोच रहा है, अरे ये तो इनकम है मेरी है ना, 100 में लेके 200 में बेच दूंगा। तो एक तरह से क्या है, बॉन्डिंग है, अपने को भी उसकी गरज है और उसको भी अपनी गरज है, और एक आकर्षण बल से बंधे हुए है ना। तो ये एक्स्ट्रा रख रहा है यार, एक एक्स्ट्रा है ले जा, और ये कह रहा है दे दो, मेरा तो काम इस एक्स्ट्रा से ही बनेगा है ना। तो ये दोनों जो है एक आकर्षण से बंधे हुए, क्लियर। अब आपको ना ऐसा नहीं बताना है कि Na सिंगल बॉन्ड Cl, ये गलत है, ये साझे वाला बंध है। शेयरिंग थी क्या, शेयरिंग नहीं थी, ट्रांसफर था है ना, ट्रांसफर था, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, मैंने छोड़ दिया और तो एक्सेप्ट कर ले, तो हम उसके साथ कोई बॉन्ड नहीं बना रहे, लेकिन एक आकर्षण से बंधे हुए, जानते हैं हम उसको है ना कि भाई ये हमारे घर का स्क्रैप ले जाएगा, वो भी जानते हैं कि हमारा कस्टमर है ना, इसके स्टार्ट कर मैं आगे पैसा बनाऊंगा, तो एक आकर्षण तो है कुछ ना कुछ। ठीक है, शेयरिंग नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई हाँ भैया हो चाय पियो कॉफ़ी पियो है ना, ऐसा तो अपन नहीं करते। ठीक है, और नहीं उसके घर में कोई शादी तो आपको बोला कि नहीं मैडम जी आप आना, ऐसा तो नहीं है। तो रिलेशन नहीं है, बॉन्ड नहीं है, बट अट्रैक्शन है, अंडरस्टैंडिंग है। तो ये आप ऐसे करोगे तो गलत हो जाएगा, समझे मेरी बात, क्लियर। तो Na प्लस और Cl माइनस क्या है, एक स्थिर विद्युत आकर्षण बल से बंधे हैं, और इस अट्रैक्शन को ही तो मैं कह रही हूँ आयोनिक बॉन्ड। तो क्या है, तो हम कहेंगे आयनिक बंध है, ऐसे ही लिखना है। अगर आपने सिंगल बॉन्ड बता दिया तो गलत हो जाएगा, नहीं माना जाएगा। तो Na मेटल है, Cl नॉन मेटल है, एक धातु है एक अधातु है, धातु के पास हमेशा एक्स्ट्रा होता है, अधातु को 1-2 की गरज होती है ना। इसलिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, ट्रांसफर करने से जो बॉन्ड बनता है कि मैं छोड़ देता हूँ वो एक्सेप्ट कर लेता है, ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है, स्थानांतरण से जो बंध बनता है, दैट इज आयोनिक बॉन्ड। क्या ही तकलीफ, सिंपल है। तो ऐसे तो हम MgCl2 भी बना सकते हैं, तो बिल्कुल MgCl2 में देखो Mg का एटॉमिक नंबर आपके 12 है ना, तो 12 में हम कहेंगे 2 8 2, तो इस बार आपके पास 2 एक्स्ट्रा है,
तो दोनों छुड़वा दो। तो हम 2 तो छुड़वा दें, लेकिन सामने वाली पट्टी को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो सही, तो हम कहेंगे आप छोड़ो तो सही, उसको देख लेंगे, है ना। Cl क्या कह रहा है कि भाई मेरे पास तो 2 8 7 है, मुझे तो एक की गरज है ना, तो एक और Cl ले लेते हैं, इसको भी तो एक की गरज है। तो जब आप 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे हो तो इन दोनों को पकड़ा देते हैं, तो ये Cl माइनस बन जाएगा, ये आपका 2 8 8 हो गया। सिमिलरली ये भी Cl माइनस बन जाएगा, तो ये भी तो हमारा 2 8 और 8 हो गया, काम चल रहा है ना। तो बच्चे MgCl2 में Mg+2 Mg+2 और 2 Cl माइनस, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो बॉन्ड बनता है दैट इज आयोनिक बॉन्ड। तो MgCl2 का निर्माण भी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से हुआ। 2 जन इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है 2, और ये दोनों एक एक करके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इतनी बात क्लियर है। तो आयनिक बॉन्ड की बात समझ में आ गई। आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से बनता है। जो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है जनरली मेटल होता है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है जनरली नॉन मेटल होता है। सवाल कैसे बनेगा, धातु और अधातु के मध्य कौन सा बंध बनेगा? सीधा आंसर आयनिक, है ना। 2 ऐसे परमाणु जिनमें विद्युत ऋणता का अंतर उच्च है, कौन सा बंध बनेगा? आंसर आयनिक। विद्युत ऋणता का अंतर उच्च है मतलब एक तो बेचारा गरीब है, इलेक्ट्रॉन छोड़ना है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन छोड़ना ही नहीं, उसको एक्सेप्ट ही करना है। तो ये तो तभी पॉसिबल होगा जब आप ट्रांसफर करोगे। तो विद्युत ऋणता का अंतर उच्च है ना, मतलब वही बात होगी मेटल और नॉन मेटल। तो आंसर क्या रहेगा? आयनिक रहेगा। नई चीज क्या थी कि दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है, इसलिए बंध जो है वो मजबूत होता है। इतनी बात क्लियर। अब ये इतना इजी भी नहीं है कि Na ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा और Cl ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। आयनिक बॉन्ड बनेगा कैसे, उसको हम पढ़ेंगे बॉन्ड हार्बर साइकिल से। लेकिन पहले हम आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, आयनिक यौगिकों के गुण में पहला है भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट, है ना। आयनिक कंपाउंड के भौतिक गुण में पहला आपके पास है फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था। तो फिजिकल स्टेट मतलब, तो हम कहेंगे मतलब ठोस है, द्रव है, गैस है। तो आयनिक कंपाउंड, घर में नमक क्या है? आयनिक कंपाउंड है ना। तो आयनिक कंपाउंड में क्या होता है? 1 + 1 माइनस, अट्रैक्शन फुल होगा, है ना। आयंस बंधे रहेंगे, पानी में जाएंगे तो आयन खुल जाएंगे, गलाओगे तो आयन दूर चले जाएंगे। तो मतलब वैसे तो अवस्था ठोस हुई ना, पानी में जाने के बाद खुलेंगे तो खुलती वो चीज़ है जो बंधी हुई होती, तो बंधे हुए होंगे मतलब भौतिक अवस्था ठोस हो गई। वैसे भी 1 + 1 माइनस है, विपरीत आवेशित आयन है। तो आयनिक कंपाउंड में ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस, विपरीत आवेशित आयनों के बीच में क्या है? प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल। इस चक्कर में आयन पास पास रहेंगे, आयन पास पास में रहेंगे तो भौतिक अवस्था क्या होगी? ठोस होगी, सॉलिड स्टेट में होंगी। फिर क्रिस्टल भी होंगे। क्यों? तो क्रिस्टल क्या होता है? निश्चित और नियमित ज्यामिति। क्रिस्टल मतलब अवयवी कणों की निश्चित और नियमित व्यवस्था, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो यह होना जरूरी है। अगर मैं Na के पास में Na को बिठाऊंगी तो गलत हो जाएगा, प्लस प्लस में प्रतिकर्षण हो जाएगा, गया, है ना। तो प्लस के चारों तरफ तो माइनस ही बिठाना है और माइनस के चारों तरफ प्लस ही बिठाना है। तो इनका लैटिस होता है, जालक होता है। 3D में व्यवस्था फिक्स होती है कि सोडियम कहाँ बैठेगा, क्लोराइड कहाँ बैठेगा। एक क्लोराइड के चारों तरफ कितने सोडियम बैठेंगे, एक सोडियम के चारों तरफ कितने क्लोराइड बैठेंगे। तो अगर किसी सॉलिड कंपाउंड की, ठोस यौगिक में उसके अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित होती है, फिक्स होती है, इसको इसी जगह पे बिठाना है, तो उसको क्रिस्टल बोलते हैं। तो सभी आयनिक यौगिक क्या होते हैं? क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टलाइन नेचर होती है। ठीक है, तो आपको इसी में मैं ऐड कर देती हूं। क्या बताएंगे? तो आपको बताना है सभी आयनिक यौगिक में, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं, सभी आयनिक यौगिकों में धन आयन व ऋण आयन की निश्चित और नियमित व्यवस्था होती है ना। भाई कहाँ बैठना है और रेगुलर बैठना है, यूं नहीं एक जगह छोड़ दी एक जगह बैठ गया, ऐसे नहीं। धन आयन और ऋण आयन की निश्चित और नियमित, फिक्स्ड एंड रेगुलर, निश्चित और नियमित व्यवस्था होती है। निश्चित और नियमित व्यवस्था होती है, इसलिए ये क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं, क्रिस्टलीय प्रवृत्ति के होते हैं।
है ना, आयोनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। इतनी बात क्लियर है, क्रिस्टलाइन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वयी संख्या। अब मैंने आपको अभी बताया कि अगर आयनिक कंपाउंड है तो प्लस के चारों तरफ माइनस है और माइनस के चारों तरफ प्लस है, तो बेटा एक प्लस के चारों तरफ जितने माइनस है फिक्स होते हैं, कितने ही बैठेंगे, और एक माइनस के चारों तरफ कितने प्लस है वो भी फिक्स है। तो किसी आयनिक कंपाउंड में प्लस कितने माइनस से सराउंडेड है, घिरा हुआ है, और एक माइनस कितने प्लस से घिरा हुआ है, उसको बोलते हैं समन्वयी संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो किसी आयनिक यौगिक में एक आयन अपने से विपरीत आवेशित जितने आयनों से घिरा हुआ रहता है उसे कहते हैं समन्वय संख्या। मान लो अगर मैं आपको कहूं NaCl, NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, 3 बता देती हूं मैं तुम्हें, याद रखने तीनों। एक तो ZnS की समन्वयी संख्या बताओ, ठीक है, तो ZnS की समन्वयी संख्या आपकी है 4:4, 4:4। मतलब एक जिंक +2 के चारों तरफ 4 सल्फाइड आयन है और एक सल्फाइड आयन के चारों तरफ 4 Zn+2 आयन है। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं NaCl की कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, NaCl की समन्वयी संख्या बताओ, तो आपका आंसर रहेगा 6:6, 6:6। एक सोडियम के चारों तरफ 6 क्लोराइड है और एक क्लोराइड के चारों तरफ 6 सोडियम है, ये फिक्स है। सीजियम क्लोराइड की समन्वयी संख्या बताओ। ये सब आएगा बच्चों क्लास 12th में सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर में, है ना। अगर आप नीट जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको उसमें मिलेगा। एक छोटा सा वीडियो भी बना रखा है, रेडियस रेशियो, त्रिज्यीय अनुपात, उसमें भी आपको ये बताया है और ऐसा क्यों है उसकी वजह भी बताई है ना। तो सीजियम क्लोराइड का रेडियस कोऑर्डिनेशन नंबर है 8:8। मतलब सीजियम क्लोराइड, मान लो जैसे आपके पास एक रूम में बैठे हो आप, तो रूम क्या होता है, क्यूब होता है, घन होता है, तो रूम के बीचों बीच में हवा में सेंटर में तो आपका सीजियम है ना, और छत पे आपके 4 कोने दिखेंगे और फर्श पे भी आपके 4 कोने दिखेंगे। तो सीजियम +2 सेंटर में है, वो छत के 4 कोने पे 4 क्लोराइड है और फर्श के 4 कोने पे भी 4 क्लोराइड है, तो इनसे वो सराउंडेड है। तो एक सीजियम 8 क्लोराइड से सराउंडेड है। सिमिलरली एक क्लोराइड 8 सीजियम से, क्योंकि जो कोना है ना वो 8 क्यूब में और बढ़ता है ना। एक कोना है तो आपके कमरे में भी है, पड़ोसी वाले रूम में भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, इस तरह से। तो वो कॉर्नर जो है वो 8 में बढ़ता है, तो वो भी 8 सीजियम को टच करके आता है, ठीक है। आएगा ये ठोस अवस्था में। फिलहाल आपका जो काम है 11th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इस केमिकल बॉन्डिंग को अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी आयनिक कंपाउंड में एक प्लस फिक्स्ड नंबर ऑफ माइनस से सराउंडेड होता है। किसी आयनिक यौगिक में एक धनायन निश्चित संख्या में ऋणायन से घिरा होता है। सिमिलरली एक ऋणायन निश्चित संख्या में धनायन से घिरा होता है। अब एक प्लस कितने माइनस से घिरा हुआ है और एक माइनस कितने प्लस से घिरा हुआ है, उसे कहते हैं समन्वयी संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। ZnS का कोऑर्डिनेशन नंबर 4:4 है, मतलब दोनों की 4-4। NaCl का 6:6 है, सीजियम क्लोराइड का 8:8 है। फिलहाल इतना पढ़ना है, इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ो तो आयनिक यौगिक की भौतिक अवस्था, ठोस, हमेशा ही ठोस। आपको द्रव और गैस में तो मिलेंगे ही नहीं। सहसंयोजक यौगिक में आपको मिलेगा, द्रव भी मिलेगा, गैस भी मिलेगा, कभी कभी ठोस भी मिलेगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आपको हमेशा सॉलिड। क्रिस्टल तो हाँ हमेशा क्रिस्टल, कभी अक्रिस्टल होगा ही नहीं। आयनिक कंपाउंड है तो क्रिस्टल ही होगा, बहुत फिक्स है। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर भी फिक्स है, जो क्रिस्टल होता है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जिसको हम बोलेंगे विद्युत चालकता। और चालकता मतलब करंट पास करना, विद्युत की चालकता बोल रहे हैं, है ना। तो सीधी सीधी बात ध्यान रखो मोटे तौर पे कि सोडियम क्लोराइड अगर ठोस है, मतलब नमक की बरनी है ना आपकी, नमक का वेसल है, नमक की बाउल है, नमक ठोस है, तो उसमें करंट नहीं आएगा क्योंकि Na और Cl बंधे हुए। नमक को पानी में घोल दो, करंट आएगा क्योंकि Na अलग हो गया, Cl अलग हो गया। पानी में जाते ही नमक तो गायब, तो नमक गायब मतलब Na+ अपना रास्ता पकड़ चुका है, Cl- अपना रास्ता पकड़ चुका है। गलित अवस्था में, मोल्टन स्टेट में पिघला दिया तो भी आयन अलग हो गए, तो भी करंट आएगा, तब भी Na+ अलग है, Cl- अलग है। तो जब आयंस एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं तो मैं कैथोड लगाऊं, एनोड लगाऊं, तो पक्का है कैथोड लगाने पे कैटायन दौड़ता है कैथोड। कैटायन मतलब कटा हुआ, प्लस, है ना, प्लस कैटायन धन आयन, तो धन आयन दौड़ता है कैथोड पे और ऋण आयन माइनस दौड़ता है एनोड पे। तो जब आयनिक यौगिक ठोस होते हैं, आयंस में प्रबल आकर्षण है, तो वो अपने में ही मस्त है,
तो क्यों आके करंट पास करने पे चलेंगे, हम तो खुश हैं अपने आप में। लेकिन जब हम उनको घोल देते, झोंक देते जाओ पानी में, अब वो बेचारे अलग हो गए, अब अलग हुआ, फिर तुमने और उनको टॉर्चर किया, करंट पास किया, तो फिर वो अपने हिसाब से करंट पास करेंगे, आयंस चलेंगे। सिमिलरली गला दिया, तब भी टॉर्चर किया बेचारे को, तब गर्म किया है ना, नमक को शायद 1053 केल्विन के आसपास गर्म करो तब वो जाके मेल्ट होता है, तो इतना टेम्परेचर दिया तब बेचारा गला, तो आयंस फ्री हो गए, फ्री हो गए तब वो चलेंगे, अब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, विद्युत का चालन करेंगे। इतनी बात क्लियर है। तो देखो आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में करंट पास नहीं करेंगे क्योंकि आयंस के बीच में प्रबल आकर्षण है, आयन फ्री नहीं है। लेकिन जब आप जलीय विलयन की बात करते हैं, जब आप गलित अवस्था की बात करते हैं तो करंट आएगा। क्यों? क्योंकि आयंस आपके फ्री है तो करंट आना ही चाहिए। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो भाई अगर ठोस ही है, पहले से ही कोई चीज ठोस है तो पहले गलाओ, है ना, फिर लिक्विड आया, अब उसको और गर्म करोगे वो उबले। अगर पहले से ही द्रव होता तो गलाने की तो टेंशन ही नहीं थी, है ना, सीधा बॉईल करने की थी। और अगर कोई गैस होता तो बॉईल करने की भी टेंशन नहीं हो, तो नॉर्मल टेम्परेचर पे बॉइल्ड है, पहले उसको माइनस में ले जाके ठंडा करके लिक्विड लाओ, फिर उसको सोचोगे बॉईल कब हो रहा है ना। तो हम कहेंगे नहीं, आयनिक कंपाउंड तो ठोस ही, कभी आते ही नहीं द्रव और गैस में, तो फिर इनमें आयनों के मध्य प्रबल आकर्षण है। तो आयनिक यौगिक में विपरीत आवेशित आयनों के मध्य प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, कूलम फोर्स होता है, तो वो प्रबल रूप से एक दूसरे से बंधे हुए। अब इतने प्यार से बंधे हुए अलग करोगे तो जोर भी ज्यादा लगाओ, तो आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, तब जाके मेल्ट होगा, फिर और ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, तब जाके वो क्या होगा, बॉयल होगा। तो इनके गलनांक और क्वथनांक ऑलरेडी क्या होते हैं, उच्च होते हैं, क्योंकि आयनों के मध्य प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल होते हैं। क्लियर है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है तुम्हारा ब्रिटल नेचर, भंगुर प्रवृत्ति। अब इसको ऐसे समझो, देखो मान लो तुम्हारे पास एक आयनिक कंपाउंड है ना, मान लो तुम्हारे पास प्लस माइनस आयनिक कंपाउंड है, तो प्लस के पास माइनस रहेगा, माइनस के पास प्लस रहेगा, तो यहाँ ठीक है, आयनिक कंपाउंड है, जगह सबकी फिक्स होती है, ये कुछ ऐसा है। अब आपने क्या किया, इस पे बाह्य बल लगाया, बाह्य बल लगा दो, एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो क्या होगा, लेयर हिल जाएगी, पहली हिल गई, दूसरी हिल गई, तीसरी हिल, कोई भी लेयर हिल सकती है ना। तो जैसे ही तुमने इस पे बाह्य बल लगाया तो क्या होगा, तो मान लो दूसरी तीसरी लेयर हिल गई, ठीक है, तो ये लेयर हिल गई ना, तो ये माइनस इधर आ गया, ये प्लस इधर, ये माइनस इधर, प्लस इधर, फिर ये प्लस माइनस, अब तुम्हें दिख रहा है, अब तो होगी लड़ाई, ये क्या हुआ, है ना। तो जब तुम बाह्य बल लगाओगे तो समान आयन पास हो गए। अब इनको कैसे साथ में रखोगे यार, ये तो बिल्कुल सास बहू से भी ज्यादा खतरनाक वाली प्रकृति है ना, प्लस प्लस माइनस, ये साथ में रहना ही मुश्किल है, नहीं रहेगी, लड़ लेंगे। प्रतिकर्षण का मतलब ही अलग होना, केमिस्ट्री में आकर्षण मतलब क्लोज रहना, प्रतिकर्षण मतलब दूर भागना। तो अब ये टूट जाएंगे। अब ये तुम्हें ऐसा लग रहा है कि डेली लाइफ में तुम रोज ही करते हो, नमक की डली ले लो, अब पिंच ऑफ सॉल्ट, पिंच भी क्या ना, उसको क्या बोलते हैं, एक छोटा सा नमक का वो ले लो, क्या बोलते हैं, सॉलिड पार्ट ले लो, और नमक की डली को प्रेस करो, जैसे ही प्रेस करोगे क्या होगा, टूट देगी। तो टूट कैसे गई, उसी को तो बोलते हैं ब्रिटल नेचर, भंगुर प्रवृत्ति। शक्कर का है ना, जो शुगर क्यूब्स होते हैं चिपक जाते हैं, या मिश्री टाइप मान लो, उसको ले लो, है ना, शक्कर के 8-10 दाने चिपक गए, अब उसको प्रेस करो तो तुम देखोगे नहीं, मुश्किल है, उसको तोड़ना मुश्किल है। लेकिन नमक की डेली ले और उस पर प्रेस करो, टूट जाती। क्यों? क्योंकि जैसे ही तुम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो, बाह्य बल लगाते हो, समान आयन एक दूसरे के पास में आ जाते हैं, प्लस पास में, माइनस पास में, स्ट्रॉन्ग रिपल्शन, है ना, प्रेम भी उतना ही है, लड़ाई भी उतनी। तो हम कहेंगे सेम आयन लाओगे तो लड़ लेंगे तो अलग हो जाएंगे, तो प्रतिकर्षण का अनुभव होगा। तो देखो जब आयनिक यौगिकों पे बाह्य बल लगाते हैं तो समान आवेशित आयन पास आ गए, जिससे इनके बीच में रिपल्शन हो गया। अब ये टूटने वाले हैं, इसलिए आयनिक यौगिक क्या होते हैं, भंगुर होते हैं, ब्रिटल होते हैं। बात क्लियर है, कोई टेंशन नहीं। तो आपने क्या पढ़ा, भौतिक अवस्था ठोस, क्योंकि आयनों के बीच में आकर्षण ज्यादा है। फिर क्रिस्टल, तो हम कहेंगे हाँ जगह फिक्स है तो क्रिस्टल। समन्वय संख्या, तो हाँ प्लस के चारों तरफ माइनस कितने, माइनस के चारों तरफ प्लस कितने, वो फिक्स है, तो सबकी कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होती है। फिर क्या बोलते हैं, गलनांक क्वथनांक, तो हम कहेंगे हाई, वही आकर्षण ज्यादा है। फिर चालकता, तो तुमने कहा था नहीं ठोस में तो करंट नहीं आएगा, लेकिन जलीय विलयन में करंट आएगा, और क्या बोलते हैं मोल्टन स्टेट में भी करंट आएगा, तो ये तो आना ही है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था ब्रिटल नेचर,
टूट जाएगा, तो हमने कहा था हाँ एक्सटर्नल फोर्स लगाते ही स्प्लिट हो जाएगा, सेम काइंड ऑफ आयन पास पास आ जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसोमेरिज्म। तो बच्चे समावयवता। अब समावयवता क्या होती है? एक ही यौगिक को अलग अलग तरीके से लिखना। जैसे मैं कहूँ ब्यूटेन है ना, 4 कार्बन सीधे, तो तुम कहोगे हाँ ब्यूटेन। 4 कार्बन है तो तुम कहोगे ऐसे लिख दो। तो भाई 4 है तो ऐसे लिखने से किसी ने मना थोड़ा ना किया था, ऐसे लिख सकते थे ना। तो ये नॉर्मल ब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन है, आप ऑर्गेनिक पे पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। 4 कार्बन ऐसे भी लिख सकते थे, 4 कार्बन ऐसे भी लिख सकते थे। तो एक कंपाउंड को मैं 2 तरीके से लिख सकती हूँ ना, क्योंकि ये डायरेक्शनल बॉन्ड है ना। ये सब sp3 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 संकृत है ना, ये ऐसे और ये नीचे आ गया, तो बंध दिशात्मक है। आई बात समझ में? डायरेक्शनल बॉन्ड है, संकरण से बना है, अतिव्यापन से बनते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे हाँ ये तो कोवलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हो आप। आयनिक कंपाउंड में क्या है? तो भाई प्लस, चारों तरफ माइनस, माइनस तो अब चारों तरफ प्लस। तो दिशा कहाँ है? तुम तो गोल गोल घूम रहे हो। अगर तुम गोल गोल घूम रहे हो तो मेरे को बोलो किस दिशा में जा रहे हो, है ना। कोलू का बैल बोलते हैं ना, कोलू का बैल मतलब उसको लग रहा है हाँ मैं चल रहा हूँ चल रहा हूँ चल रहा हूँ, वर्क डन कर रहा हूँ। साइक्लिक प्रोसेस है, वर्क डन तो जीरो ही भाई, है ना। क्यों? चल क्या रहा हूँ, गोल गोल ही तो घूम रहे हो। ठीक है, तो थर्मो वाले साइक्लिक प्रोसेस में चला जाना, मतलब एक जनरल बता रही हूँ, अगर तुम गोल गोल घूम रहे हो तो कहीं पहुंचे नहीं ना। तो जब तुम कहीं पहुंचे ही नहीं, तुम्हारा कोई डेस्टिनेशन ही नहीं है, तो फिर बात ही खत्म होगी। आई बात समझ में? ऐसे। ठीक है, तो अब हम बात करें कि भाई इनमें समावयवता, तो तुम कहोगे इनका तो बंध ही नहीं है, मतलब बंध तो है, आकर्षण बल है, बंध मतलब सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऐसा तो कुछ नहीं है ना, सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स है। तो इनका बंध अदिशात्मक है। अदिशात्मक मतलब डायरेक्शन नहीं, आपके पास संकरण नहीं है, आपके पास निश्चित ज्यामिति नहीं है ना, प्रॉपर 3D के अंदर स्ट्रक्चर नहीं है। तो हम कहेंगे वैसे है। अगर आपको लगे कि भाई 3D में कैसे स्ट्रक्चर नहीं है, अभी तो मैंने बताया प्लस के चारों तरफ माइनस, माइनस के चारों तरफ प्लस, तो 3D में फिक्स होता है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि इनका ना जैसे एक Na और एक Cl नहीं है ना, Na के चारों तरफ बहुत सारे Cl है और Cl के चारों तरफ क्या बहुत सारे Na। एक Na और एक Cl तो वो चीज़ नहीं है, मेरे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल। लेकिन जब मैं एक वाटर की बात कर रही हूँ तो एक अणु है मेरे पास H2, मैं उसको डिस्कस कर सकती हूँ एक H2O को। लेकिन एक NaCl कहाँ से लाऊं? पूरा उसका क्रिस्टल है, त्रिविम आकाश है, पूरा बड़ा क्रिस्टल है और बहुत सारे सोडियम है, बहुत सारे क्लोराइड है। एक सोडियम और एक Cl की बात ही कैसे करूँ मैं, है ना, उससे कोई ज्योमेट्री नहीं बनती है। बहुत सारे ले लूंगी तो एक परफेक्ट स्ट्रक्चर बनता है ऐसे। ठीक है, तो इनमें देखिए एक अणु का, इसलिए इनको बोलते हैं दिशात्मक बंध। अगर सहसंयोजक बंध होता तो दिशात्मक, इसमें नॉन डायरेक्शन, है ना। तो आपको बताना है कि भाई आयनिक बंध जो है वो अदिशात्मक होता है। ये सवाल बनेगा बच्चे, निम्न में से किसमें अदिशात्मक बंध होता? तो आयनिक बंध जो है दैट इज नॉन डायरेक्शनल, आयनिक बंध अदिशात्मक होता है। ठीक है भाई, अदिशात्मक होता है। अब अगर अदिशात्मक है तो मैं इसको एक ही कंपाउंड को एक ही तरीके से लिखूंगी। NaCl है तो NaCl लिख सकती हूँ। लेकिन अगर मेरे पास ब्यूटेन है तो मैं कहूँगी नॉर्मल ब्यूटेन लिखना है या आइसोब्यूटेन लिखना है। अगर मेरे पास पेंटेन है, 5 कार्बन है, तो मैं कहूँगी 5 सीधे लिखने, 4 सीधे एक नीचे लिखने, 3 सीधे 2 ऊपर नीचे लिखने। कैसे लिखना आप बताओ? एक डबल बॉन्ड है तो मैं कहूँगी 1 नंबर पे लगाना है या 2 नंबर पे लगाना है। तो एक कंपाउंड को अलग अलग स्ट्रक्चर में लिखना, तो वो होता है आइसोमेरिज्म, समावयवता। लेकिन वो डायरेक्शनल बॉन्ड में होता है। तो आपका आयनिक बंध क्या है? आयनिक बंध अदिशात्मक है। इसलिए आयनिक यौगिक, आयनिक कंपाउंड, इसलिए आयनिक यौगिक समावयवता नहीं दर्शाते हैं। डू नॉट शो आइसोमेरिज्म, समावयवता नहीं दर्शाते हैं। ठीक है भाई, मना ही कर दिया, आयनिक यौगिक कोई समावयवता ही नहीं है ना, कोई समावयवता नहीं है। ठीक है, सहसंयोजक होता तो उल्टा, दिशात्मक बंध है और समावयवता होगी। ओके, नेक्स्ट सम आकृतिकता। ठीक है, समाकृतिकता का मतलब होता है, देखो वे क्रिस्टलीय यौगिक, मतलब क्रिस्टल बोलते ही तुम समझ जाओ आयनिक यौगिक की बात चल रही। तो वे क्रिस्टलीय यौगिक जिनकी आकृति, है ना, क्रिस्टलीय संरचना क्या होती है? एक जैसी होती है, क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर सेम होती है। तो जिनकी क्रिस्टलीय संरचना एक समान होती है, सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, क्रिस्टलीय संरचना एक समान होती है। ठीक
ठीक है, उन्हें तो हम कहते हैं आइसोमॉर्फ्स, समाकृतिक कहलाते हैं, आइसोमॉर्फ्स कहलाते हैं, सम आकृतिक, नाम से लग रहा है ना, सम आकृतिक, समान आकृति वाले यौगिक, ठीक है। तथा इनका यह गुण है ना, इनकी जो ये प्रॉपर्टी है, इनका यह गुण समाकृतिकता, आइसोमॉर्फिज्म, इनका यह गुण समाकृतिकता कहलाता है, आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। अब एग्जांपल बताओ। तो देखो, जो स्ट्रक्चर तुम्हें KMnO4 का मिलेगा, पोटेशियम पर मैंगनेट, वो का वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर तुम्हें KClO4 का मिलेगा, मतलब MnO4 माइनस है, ClO4 माइनस है ना, तो K प्लस MnO4 माइनस, कंपाउंड तो आयनिक है, K प्लस ClO4 माइनस, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या है, तो बिल्कुल सेम है। आई बात समझ में? तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, इन्हें हम बोलेंगे सम आकृतिक। सम आकृतिक का मीनिंग जो हो गया वो आपके हो गया ऐसे कंपाउंड जिनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब अगर हम बात करें और कोई एग्जाम्पल देना है तो आप ले लो, जैसे फिटकरी एलम, पोटाश एलम, ठीक है। अब देखो, पोटाश एलम फिटकरी जिसे हम बोलते हैं ना, अब इसका फॉर्मूला आपके पास है पोटेशियम सल्फेट K2SO4, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2, ठीक है। अब सेम स्ट्रक्चर तुम्हें देखना है तो देखो, तुम्हें मिलेगा क्रोम एलम, है ना। अब ये मत कहना पोटाश में पोटेशियम था तो क्रोम में क्रोमियम है, बिल्कुल है, लेकिन पोटेशियम रिप्लेस करके नहीं है, पोटेशियम तो यूं कहीं है, एल्यूमिनियम की जगह क्रोमियम है, क्योंकि बच्चे ऐसी गलती करते हैं कि अच्छा पोटेशियम या पोटेशियम है क्रोमियम कर दो, नहीं, क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो 3 वाले को बदलो, ठीक है, और 24H2। तो इनको देख के लग रहा है कि हाँ इनका स्ट्रक्चर तो सेम जैसा होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, तो इनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। इस गुण को क्या कहते हैं, आइसोमॉर्फिज्म। ये बात समझ में? तो इनमें समावयवता नहीं होती है लेकिन समाकृतिकता होती है, तो कंफ्यूज मत होना, समावयवता समाकृतिकता। समावयवता एक यौगिक को लिखने के तरीके, तो अगर कोई आयनिक कंपाउंड है NaCl है, KCl है, MgCl2 है या KMnO4 ही है तो एक ही तरीके से लिखोगे, है ना। लेकिन समाकृतिकता की KMnO4 जैसा और कौन है, तो K प्लस MnO4 माइनस, KClO4 भी है, K प्लस ClO4 माइनस, है ना, MnO4 माइनस Mn7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, उधर भी वो 7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, वहाँ 3 डबल बॉन्ड है तो इधर भी 3 डबल बॉन्ड है, वहाँ एक सिंगल बॉन्ड है तो इधर भी एक सिंगल बॉन्ड है, ऐसे। तो स्ट्रक्चर सेम मिलता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम हो जाता है, दैट्स वाई हम इनको आइसोमॉर्फ्स बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास है बॉर्न हार्बर साइकिल। बॉर्न हार्बर साइकिल आपको बताता है NaCl बनेगा कैसे, मतलब आयनिक यौगिक बनेगा कैसे। आयनिक यौगिक का निर्माण हम इसको NaCl के एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना, आयनिक यौगिक का निर्माण, क्योंकि हमने NaCl को बिल्कुल सिंपल तरीके से ले लिया था बच्चे। आयनिक यौगिक का निर्माण मतलब मैंने कहा था NaCl तो मैंने सिंपल कह दिया, Na 2 8 1 Cl 2 8 7 1 ट्रांसफर करा दो, इतना इजी होता है कि एक ट्रांसफर कर दो, है। ट्रांसफर डायरेक्ट नहीं होता। देखो, मुझे चाहिए NaCl के लिए Na प्लस और Cl माइनस। Na प्लस मतलब Na से एक इलेक्ट्रॉन निकालो, तो किसी भी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालो, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी गई ऊर्जा आयनन विभव, लेकिन आयनन विभव की तो शर्त थी परमाणु खाली उदासीन नहीं होना चाहिए, परमाणु गैसीय होना चाहिए, विलगित होना चाहिए। और सोडियम तो तुम्हारा ठोस अवस्था में मिलता है, कहाँ से लाए, गैसीय। खर्चा हो गया, पहले तो सोडियम लाओ गैसीय अवस्था में, फिर सोडियम प्लस बनाओ, और Cl कहाँ से लाओगे, Cl2 होता है ना प्रकृति में, क्लोरीन गैस होती है, Cl लाना है, लफड़े बहुत है इसमें, है ना। तो देखो, बॉर्न हार्बर साइकिल बताता है कि NaCl कैसे बनेगा। तो पहली चीज स्टेप 1 की बात करें, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते, तो स्टेप 1, तो स्टेप 1 मतलब सोडियम मेरे पास ठोस है ना, और किसी ठोस को दी गई वो ऊर्जा कि वो सीधा किस में आ जाए, गैसीय अवस्था में। सोडियम ठोस था, सीधा कहाँ आ जाए, गैस में, तो उसको देनी पड़ती है Se, सब्लिमेशन एनर्जी, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा।
किसी ठोस पदार्थ को दी गई वह ऊर्जा कि वो ठोस से सीधा कहाँ आ जाए, गैसीय अवस्था में, वो एनर्जी होती है सब्लिमेशन एनर्जी, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा। ठीक है, क्योंकि मुझे Na+ चाहिए तो मैं कहूँगी हाँ Na को Ip दे दो, Na+ मिल जाएगा, लेकिन Na गैस में होना चाहिए ना, प्रकृति में तो सोडियम ठोस है। तो भैया बात ठीक है भाई, स्टेप 1 तो ओके। स्टेप 2, तो भाई आपके पास जो Na गैस है इसको आयनन विभव दे दो, Ip, आयनन ऊर्जा दे दो, है ना। तो विलगित गैसीय विलगित ठोस परमाणु को दी गई ऊर्जा, तो ये Na+ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बोलूँगे Na+, तो आगे चलो 2 स्टेप में यहाँ पर आ तो गया, NaCl में Na+ चाहिए था, है ना। तो दूसरी बार भी खर्चा तो आपने मुझसे ही करवाया, तो होंगे यहाँ दूसरी बार भी हमारा खर्चा हो गया आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ये भी खर्चा हमारा है, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब चलो आ गया कुल मिला के Na+ तो आ गया, Cl- लाओ, तो हम कहेंगे Cl- कहाँ से लाएं भाई, Cl तो प्रकृति में Cl2 के रूप में होती है, क्लोरीन गैस, इसको ऊर्जा दो, Cl और Cl के बीच का बंध तोड़ना पड़ेगा ना, इसके बिना तो आएगी नहीं, तो बंध तोड़ने के लिए ऊर्जा। स्टेप 1 क्या आपको लेक्चर 1 में सिखाया था, बंध ऊर्जा और बंध वियोजन ऊर्जा बराबर होती है ना। जितना क्लोरीन ने बनाने के टाइम आपको ऊर्जा दी थी उतनी तुम दे दो, तो क्लोरीन को हम देंगे बंध वियोजन ऊर्जा, डिसोसिएशन एनर्जी, ताकि ये क्लोरीन बनाए। तो मैं ½ लिख दूं, ½ मतलब Cl, है ना। तो अब क्लोरीन को मैं ऊर्जा दूं तो ये टूट भी जाएगा, तो मुझे 2 क्लोरीन परमाणु मिलेंगे, है ना। तो मैं 2 क्लोरीन परमाणु का करूंगी क्या, मुझे तो 1 चाहिए, तो आप मेरे से डबल की एनर्जी मांग रहे हो, 2 का खर्चा मांग रहे हो, तो मैं आधा कर देती हूँ भाई। Cl2 को बंध वियोजन ऊर्जा देऊंगी तो Cl मिलेगा और Cl मिलेगा, 2 Cl मिलेंगे ना। मेरे को तो NaCl बनाना है, मेरे तो एक ही Cl से काम चल जाएगा, मैं 2 Cl का क्या करूंगी। तो आप कहोगे अच्छा ठीक है, हमसे जो मांग रहे हो हम उसका आधा दे देंगे, पेमेंट आधा करेंगे, काम आधा हो रहा है ना। तो बच्चे DE जो है दैट इज डिसोसिएशन एनर्जी, वियोजन ऊर्जा। आधी क्यों की समझ में आ गया ना, क्योंकि मुझे Cl 1 चाहिए, तुम 2 Cl का खर्चा मांग रहे हो। चलो, तो अभी तक तो सारा कुछ हम ही देते जा रहे हैं, बॉन्ड बन रहा है, मजाक हो रहा है, सारी एनर्जी तो हमसे मांग ली। तो हम कहेंगे चलो तीसरा खर्चा भी हमसे मांग लिया, डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, अब देखो Cl भी आ गया, लेकिन मुझे तो Cl- चाहिए था, तो हम कहेंगे ठीक है Cl में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, Cl- बन जाएगा, लेकिन इस बार मुझे ऊर्जा मिलेगी और सर्वाधिक, आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की थी। तो जब किसी गैसीय उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़ते और उसका अष्टक ही पूरा हो जाए, मजा आ गया उसको, वो मेरे तो काम ही हो गया, तो बदले में एनर्जी देना तो बनता है ना। वो खुश होता है तो एनर्जी देना बनता है। आपको भी लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक करना तो बनता है, ज़्यादा ही अच्छा लगता है तो शेयर भी कर सकते हैं, है ना। तो ये खुश हो गया, मजा आ गया, आज तो मुझे Cl- बन गया हूँ, तो आपको एनर्जी मिली। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो मेरा पहली बार कुछ मिला है, आज तक तो आपने 3 बार तो हमसे एनर्जी ले ली, है ना। तो बच्चे ये है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब हम कहेंगे चलो शांति, दोनों आ गए, Na भी आ गया, Na+ भी आ गया, Cl- भी आ गया, है ना। तो बच्चे जब गैसीय अवस्था में धनायन और ऋण आयन मिलके एक मोल आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, तब भी आपको एनर्जी देते हैं, और वो है Le, लैटिस एनर्जी, लैटिस एंथैल्पी। लैटिस मतलब जालक, आयनिक कंपाउंड होते ही जालक है ना। तो जालक एंथैल्पी बोलो, ऊर्जा बोलो, एक ही बात है, जालक ऊर्जा, जालक लैटिस एंथैल्पी भी बोलते हैं भाई। हीट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो तो एंथैल्पी हो जाता है, अदरवाइज एनर्जी है ही सही। और ये क्या था, तो ये था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो हम कहेंगे सिर्फ 2 बार हमें एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और लैटिस एंथैल्पी। 3 बार तो आपने हमसे मांगा, पहले आपने हमसे ऊर्ध्वपातन ऊर्जा मांगी, फिर आपने कहा आयनन ऊर्जा दे दो, फिर आपने कहा वियोजन ऊर्जा दे दो। ये तो हमारी समझदारी थी जो हमने आधी कर दी, आपने तो पूरी मांग ली थी, तो उसको हमने आधा कर दिया पहले। फिर 2 बार हमें मिला, एक बार एफिनिटी और एक बार लैटिस एंथैल्पी। तो टोटल एनर्जी चेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस, है ना, कि भाई आयनिक यौगिक बनने के दौरान कुल एंथैल्पी परिवर्तन। ठीक है, तो आयनिक यौगिक निर्माण यानी NaCl बनाया हमने तो,
ठीक है। आयनिक यौगिक हमने जो कैलकुलेशन दी है वो NaCl पे दी, हालांकि हमने वैल्यू तो लिखी नहीं है, बट डिसोसिएशन एनर्जी को मैंने आधा किया है ना, तो वो इसी वजह से, ठीक है। तो आयनिक यौगिक NaCl बनने के दौरान कुल एंथैल्पी चेंजेस, कुल एंथैल्पी परिवर्तन, तो हम कहेंगे चलो टोटल एंथैल्पी चेंज, तो मैं डेल्टा H लिख देती हूँ, डेल्टा H, ठीक है। अब देखो पहली बार हमसे मांगा गया सब्लिमेशन एनर्जी, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, दूसरी बार हमसे मांगा गया आयोनाइजेशन एनर्जी, तीसरी बार हमसे मांगा गया डिसोसिएशन एनर्जी, हमने उसको आधा कर दिया, आपको पता है कि अब जो हमने दिया वो पॉजिटिव है, तो जो हमें मिला वो तो नेगेटिव कर दो भाई। ऊष्मा शोषी है तो प्लस है ना, तो ऊष्मा शेपी ऊर्जा निकल रही है ना, तो उसको माइनस तो करो क्योंकि ये तो एरो के इधर आ रहे। तो हमने कहा ठीक है, इनका अगर साइन पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नेगेटिव कर देते और लेटिस एंथैल्पी नेगेटिव कर देते। तो मतलब कुल मिला के आप अगर कोई बिजनेस करते हो तो सारा देख लोगे ना कि भाई ये खर्चा है, ये खर्चा है, ये खर्चा है, वो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है। तो केमिस्ट्री में अगर आपको प्रॉफिट होता है, हीट बाहर जाती है सिस्टम से, तो माइनस, और खर्चा हो जाता है तो हम क्या लिखते हैं, पॉजिटिव, थोड़ा ऊंचा सोचते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे ओके चलो कुल मिला के बात इतनी सी है कि हमने सारी कैलकुलेशन बैठा। अब देखो फायदा होगा तभी तो कोई बिजनेस करोगी, कोई भी काम जब करो जो फायदा हो, फायदा ही नहीं हो तो क्या ही मतलब, है ना। यूट्यूब पे पढ़ाने का क्या फ़ायदा है, यूट्यूब पे पढ़ाने का भी फ़ायदा नहीं है। इतने सारे बच्चे जिनको हम नहीं जानते, अलग अलग सिटीज़ जहाँ हमारी अप्रोच पॉसिबल नहीं, इवन गांव में भी कोई बच्चा बैठा है तो वहाँ तक पहुँच तो गए, वो जानता तो है ना। कब कौन काम आ जाए, पढ़ लिख के कुछ ना कुछ तो बनोगे, फालतू टाइम पास तो कर नहीं रहे हो, फिर टाइम पास करनी हो तो रील देख लेते, पढ़ लिख के कुछ तो बन ही जाएंगे। तो कुछ बनेंगे तो कहीं ना कहीं मिलेंगे, कहीं ना कहीं मिलेंगे, तो हम तुम्हें नहीं बचानेंगे, तुम तो बचा के नहीं मिला, आपसे तो पढ़ा था, आपसे पढ़ा था, नंबर आए थे, आज यहाँ पहुँचा हूँ, थोड़ा बहुत योगदान तो आपका भी है, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, एक कप चाय पिला तो वो फायदा है, ठीक है। तो बहुत प्रॉफिट है ना, बिना उसके कुछ काम होता नहीं। तो केमिस्ट्री का तो सीधा कॉन्सेप्ट है, इतना खर्चा करा दिया, थोड़ा बहुत मिल रहा है, सीधी बात है। अगर कुछ फायदा होगा तो कंपाउंड बनाएंगे, और अगर फायदा नहीं होगा तो हम कंपाउंड नहीं बनाएंगे, कोई लेना देना नहीं। तो कुल मिला के फायदा होना या ना होना यही वजह थी। तो हम कहेंगे देखो यदि डेल्टा H का मान भाई ड्यूरिंग द प्रोसेस डेल्टा H नेगेटिव आया, है ना, डेल्टा H नेगेटिव मतलब आपने आयनिक यौगिक बनाया तो ऊष्मा निकली, क्योंकि कोई भी सिस्टम हीट छोड़ता है वो एनर्जी लेवल डाउन करता है तभी तो स्टेबल होता है। डे 1 ही तो पढ़ाया था आपको पहले लेक्चर में कि अगर तंत्र ऊर्जा छोड़ता है, सिस्टम जितनी एनर्जी छोड़ेगा उतनी स्टेबिलिटी अचीव करेगा। तो मतलब कुल मिला के कि अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, डेल्टा H नेगेटिव है ना, अगर हीट निकली डेल्टा H नेगेटिव है तो आयनिक बंध बनेगा, है ना। आपकी सारी कैलकुलेशन कहती है कि हाँ डेल्टा H नेगेटिव आया है तो आयनिक बंध बनेगा, ठीक है। और अगर आपकी कैलकुलेशन कहती है कि नहीं भाई हमारा तो डेल्टा H पॉजिटिव आ रहा है, मतलब एनर्जी भी हम ही दें, कंपाउंड भी हम ही बनाएं, तो ऐसी जरूरत क्या है, छोड़ दो, है ना। तो अगर आपका प्रोसेस एंडोथर्मिक है बच्चे, ऊष्मा शोषी है ना, ऊष्मा शोषी प्रक्रम है, एंडोथर्मिक है मतलब हीट तुमसे मांगी जा रही है तो फिर मना कर दो, है ना। फिर ऐसा कंपाउंड बना के तुम करेंगे क्या, हीट भी हम ही करें, हम ही दे रहे हैं हीट, है ना, सामान भी हम खरीद के लाए, है ना, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट भी हम करें और लोगों को बेच रहे तो सस्ते में बेच रहे, नुकसान हो रहा है, तो ऐसा काम करना ही क्यों है, फिर घर बैठ के आराम करो, है ना। तो वही चीज़ है कि मना कर देगा नहीं ऐसा है तो फिर हम आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएंगे, आयनिक बंध नहीं बनेगा जब कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, सीधी बात, क्लियर है ना। अब कोई पूछ ले कि भाई बॉर्न हार्बर साइकिल की इंपॉर्टेंस क्या है, आपने जो इतनी बड़ी बॉर्न हार्बर साइकिल से आपने कैलकुलेशन बता दी, भाई हमें तो पहले ही पता है ना कि आयनिक बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। अब तो पहले कैसे पता है, तो बच्चे प्रकृति में जो जो आयनिक क्रिस्टल नोन है तो वो तो हमें पता है ना कि ये बनता है, भाई NaCl बनता है, NaCl2 नहीं बनता है, MgCl2 बनता है, MgCl3 नहीं बनता है, तो हमें पता ही है ना। तो बॉर्न हार्बर साइकिल की जो इंपॉर्टेंस है वो है लेटिस एंथैल्पी कैलकुलेट करना, जालक ऊर्जा प्लस और माइनस मिलकर आयनिक यौगिक बना रहे हैं ना, कितनी हीट निकलेगी। तो डेल्टा H अगर आपको पता होता है भाई ये कंपाउंड बनेगा इतनी हीट निकलती है ना, ये तो सारा अपना केमिकल प्रोसेस है। लेटिस एंथैल्पी हम इस कैलकुलेशन से ही निकालते हैं। तो अगर कोई पूछ ले क्यों पढ़ना है
तो जालक ऊर्जा की गणना किससे करेंगे? तो आपका आंसर होगा बॉर्न-हार्बर साइकिल। बॉर्न-हार्बर साइकिल हम यूज करते हैं टू कैलकुलेट लैटिस एंथैल्पी। क्लियर? अब हम कह रहे हैं भाई हम काम कर रहे हैं तो काम होना ही चाहिए, सक्सेसफुल होना चाहिए, है ना। हम आयनिक कंपाउंड बनाए तो बने ना, फिर मतलब क्या, इतनी बात बच्चे भी करी, आयनिक कंपाउंड बना ही नहीं। तो क्या शर्त है कि आयनिक बंध बनेगा? भाई क्या शर्त है आपका बिजनेस चलेगा? तो सीधी सी बात है, जो इन्वेस्टमेंट है वो कम होना चाहिए और जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ तुम्हारा इन्वेस्टमेंट क्या है? तो मैं कहूँगी यहाँ पहले तो तुमने ऊर्ध्वपातन ऊर्जा मांग ली, तो जो हमसे मांग रहे हो, जो हमारा खर्चा है वो कम करवा दो। तो ठीक है भाई, आपकी ऊर्ध्वपातन ऊर्जा आपको परेशान कर रही थी। फिर दूसरा क्या मांग लिया था? आईपी मांग लिया था, आयनन ऊर्जा। ठीक है, दूसरा खर्चा हमारा आयनन ऊर्जा थी। तीसरा क्या था? तो हमने कहा आपके पास तो एटम भी नहीं आता, अणु लेके बैठे हो, एटम हमसे बनवा रहे हो, उसको भी तोड़वा रहे हो, तो वो भी खर्चा हमारा है, वियोजन ऊर्जा। ठीक है यार, ये भी आपका है। तो आपके सारे खर्चे जो है वो कम होने चाहिए, वियोजन ऊर्जा। ठीक है, तो हम कहेंगे इनका मान कम होना चाहिए। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट तो कम है ना। तो चलो, तो इससे काम बन जाएगा क्या? यहाँ बात खत्म हो जाएगी? तो हम कहेंगे नहीं, इन्वेस्टमेंट तो आपने कम कर लिया, 10 लाख की जगह आपने कहा नहीं 5 लाख ही लगाने। ठीक है, पर 5 लाख लगाऊं तो मार्केट में वो चीज़ बिकनी तो 6 में चाहिए कि नहीं, 5 में बेच के आ गए तो फिर मतलब क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट तो कम हो गया, पर 5 या 5 में बेचा तो जीरो हो गया ना फिर डेल्टा एच। तो नहीं, जो मिल रहा है वो तो ज़्यादा मिले, बिजनेस माइंड लगाओ, है ना। इन्वेस्टमेंट कम होना चाहिए, प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए। तो हमें मिला तो 2 ही बार था, एक बार जालक ऊर्जा के रूप में, एक इलेक्ट्रॉन बंधुता के रूप में। तो चलो 2 बार ही दो, पर ज़्यादा तो मिलना चाहिए। तो हम कहेंगे ओके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये हमारे को प्रॉफिट था। और एक प्रॉफिट क्या था? जालक ऊर्जा, है ना, लेटिस एंथैल्पी। इनका मान क्या होना चाहिए? तो भाई इनका मान ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो खर्चा कम करवा लो और प्रॉफिट हमारे को ज्यादा करवा लो तो कंपाउंड बन जाएगा आपका। कोई फैक्ट्री चलानी हो, इंडस्ट्री चलानी हो, तो ये तो बेसिक नियम है। केमिस्ट्री थोड़ा पढ़ रहे हैं, ये तो बिल्कुल कॉमर्स पढ़ रहे हो, ऐसा तो होना चाहिए। ठीक है, अब लेटिस एंथैल्पी होती क्या है? तो भाई लेटिस बनाओ, है ना। जालक ऊर्जा क्या होती है? तो आप एक प्लस लाओ, एक माइनस लाओ, दोनों मिलके 1 मोल, क्योंकि हम कहते हैं जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, 1 मोल आयनिक क्रिस्टल बनाओ। और आपको पता है कि जालक ऊर्जा है, जालक बन रहा है तो ऊर्जा मुक्त होगी। लेटिस एंथैल्पी नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव, लेटिस एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव, एक्सोथर्मिक है। ठीक है, तो हम कहेंगे जब धनायन और ऋणायन आपस में मिलके 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनाते हैं तो जालक ऊर्जा, निकलने वाली ऊर्जा जालक ऊर्जा होती है। और लैटिस एंथैल्पी बच्चे केटायन और एनायन के बीच की दूरी के इनवर्स होती है। धनायन और ऋणायन जितने पास में होंगे उतना आकर्षण रहेगा, आकर्षण रहेगा तभी तो कंपाउंड स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो आर सी और आर ए, धनायन और ऋणायन के बीच की दूरी। ठीक है, धनायन और ऋण आयन के मध्य की दूरी, इनके बीच की डिस्टेंस के क्या होती है? तो आपको बताना है इनवर्स होती है। ठीक है, अब लैटिस एंथैल्पी जितनी ज्यादा है, धनायन ऋणायन की बीच में दूरी कम है, आकर्षण ज्यादा है, आप कंपाउंड बन रहा है, आपको बदले में एनर्जी दिए जा रहा है, आपको बहुत प्रॉफिट हो रहा है, तो आप तो बिजनेस करते जाओगे ना, आपका बिजनेस स्टेबल हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू जितनी ज्यादा है, आयनिक यौगिक का स्थायित्व उतना ही अधिक होगा। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ द आयनिक कंपाउंड विल बी मोर, आयनिक यौगिक का स्थायित्व उतना ही अधिक होगा। ठीक है, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ लैटिस एंथैल्पी, ग्रेटर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड। इतनी बात समझ में आ गई क्या? लैटिस एंथैल्पी, जालक ऊर्जा। ठीक है ना। न्यूमेरिकल भी आ जाए मान लो तो टेंशन नहीं लेनी है। आपको जो मैंने फॉर्मूला बताया, डेल्टा एच, पहला खर्चा सब्लिमेशन एनर्जी, दूसरा खर्चा आयनन ऊर्जा, तीसरा खर्चा वियोजन ऊर्जा, वो प्लस में लिख देना, इलेक्ट्रॉन बंधुता के साइन माइनस लगा देना। लैटिस एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है तो उसको LE ही रहने देना, उसके आगे माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, आंसर अपने आप माइनस आ जाएगा, इक्वल्स टू डेल्टा एच। तो अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो, जेईई क्वेश्चन कर रहे हो, तो उसमें सारी वैल्यू दी हुई हो, तो क्या ही दिक्कत है? कुछ अलग भी देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मान लो MgBr2 दे देगा, तो MgBr2 में एक एनर्जी और खर्च होगी कि भाई ब्रोमीन आपका द्रव अवस्था में,
तो तुम्हें ब्रोमीन में इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो मुझे गैस की अवस्था चाहिए, तो ब्रोमीन द्रव को ब्रोमीन वाष्प में बदलना है, तो एक वाष्पन की ऊर्जा। तो तुम सिर्फ ये दिमाग लगाओ कि खर्चा कहाँ हो रहा है, जो खर्चा हो रहा है वो मैं प्लस कर रहा हूँ और जो मुझे मिल रहा है वो माइनस कर रहा हूँ, है ना। नई नई चीजें देगा हर बार, NaCl क्यों देगा, तो कुछ भी दे, मैं तुम्हें 2 बताऊंगी वो तीसरा आ जाएगा तो क्या करोगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखो ना कि डेल्टा एच इक्वल्स टू खर्चा 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 प्लस एनर्जी रिलीज माइनस, और मैं सेट कर लूंगा और आंसर बना लूंगा। अब MgBr2 है तो मुझे तो 2 ही Br चाहिए, तो फिर वियोजन ऊर्जा को आधा नहीं करूंगा। NaCl में तो मुझे 1 Cl चाहिए था, 2 मिल रहे थे तो मैंने आधा कर दिया, वहां मुझे 2 चाहिए, 2 का खर्चा हो रहा है तो 2 को मैं आधा नहीं करूंगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो टेंशन नहीं होगा, कुछ भी कर लोगे, ठीक है। तो अब समझ में आ गया, यहाँ तक पहुंच रहे हो या आखिरी लाइन सुन रहे हो, मतलब एवरीथिंग इज फाइन, है ना। तो एक शेयर, एक लाइक, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। कोर्स करा ही रही हूँ, किसी भी स्पीड से करा रही हूँ पर करा रही हूँ, है ना। तो काफ़ी हद तक अच्छे से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय।